हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो खुशखबरी वापस से आ गई है ना, इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी आ गई। मैं आपको ये बात पहले ही बोला था कि आपको अगस्त एंड या सितंबर शुरुआत में मिल जाएगा। आप वीडियो देखिएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड का मैं 1 महीना पहले वीडियो कर चुका था, 15 दिन पहले। 1 महीना तो नहीं, वो 15 से 20 दिन पहले आपको मिल जाएगा वीडियो वाले सेक्शन में। तो मैं पहले बताया था। और जब असिस्टेंट कमांडेंट का वैकेंसी है तो मैं बोला 1 हफ्ता के अंदर आना तय है। और देखिए आपके सामने नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, तो अभी ऑफिशियल पे भी आपको नहीं दिख रहा होगा, सरकारी पे भी नहीं, बट आ चुका है। ठीक है, ये ऐसा ही चलता है आजकल का सीक्वेंस पैटर्न कि आपका जो कोई भी वैकेंसी एयरफोर्स नेवी को लेके रहती है या कोस्ट गार्ड को लेके, ये आजकल ऐसी ही डिक्लेयर हो रही है। अदर वेबसाइट के पहले आ जाते हैं, जॉब सर्च वालों पे उन सभी पहले आते हैं, फिर उसके बाद इन सभी पे आते हैं। ठीक है, तो बाकी वेबसाइट पे आप ढूंढ रहे होगे, नहीं मिल रहा होगा उतना। मेरे पास पूरा ऑफिशियल पीडीएफ है, तो आप टेंशन मत लेना। जो भी चीज मैं यहाँ बताऊंगा वो पूरा ट्रस्टेड है और ईमानदारी के साथ सही, क्योंकि अगर कोई अफवाह भी रहता तो मैं पहले बता देता हूं ये अफवाह है, इस पर काम करिए। तो ये बिल्कुल ट्रस्टेड इंफॉर्मेशन, आप इस पे भरोसा कर सकते हो। ठीक है, तो ये वैकेंसी आपकी 01/2024 की आई है, कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड। खुशी की बात यह कि इसमें यांत्रिक को की बार इंक्लूड किया गया था, जबकि 2 बार से यांत्रिक वालों को साइड कर दिया गया था। तो मुझे लग रहा था कहीं कि डिप्लोमा को डायरेक्ट रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट नहीं हुआ ऐसा। यांत्रिक आ गया, खुशखबरी है। लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ा सा जीडीडीबी की तरफ से कम देखने को मिलेगा। आइए चलिए बात करते हैं पूरा प्रॉपर तरीके से क्या सीन होने वाला है इसका। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट क्या है, यानी कब कब आपको फॉर्म भरना होगा और कब कब आपके एग्जामिनेशन वगैरह जा रही है। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आपका जो फॉर्म स्टार्ट है ये 8 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 8 सितंबर 1100, मतलब समझ रहे, 11 बजे से। ठीक है, सुबह 11 बजे से लेकर 22 सितंबर शाम को 5:30 बजे तक ये आपका फॉर्म भरने का टाइमिंग है। देख लेंगे, 8 सितंबर से 22 सितंबर तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। कहने का ये मतलब है, फॉर्म कैसे भरा जाता है? ऑनलाइन भरा जाता है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा वेबसाइट से। इसको फॉर्म कैसे भरना मैं आपको बता दूंगा। आगे देखेंगे, जो आपका एग्जामिनेशन है स्टेज 1, जो कि रिटन एग्जाम होता है एक तरीके से, तो उसका एडमिट कार्ड आपका कब आ जाएगा? मिड ऑफ एंड ऑफ दिसंबर। तो मान चले एंड ऑफ दिसंबर आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, या स्टार्टिंग ऑफ जनवरी, मिड एंड मतलब 20 दिसंबर मान के चलो, इसी के आसपास रहेगा। ठीक है, तो जो आपका रिटन एग्जाम है ये मान के चलेगा 20 दिसंबर के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, इस दिन से आपका स्टार्ट है। स्टेज 2 जो एक तरीके से पीएफटी मेडिकल, प्री मेडिकल बोलेंगे, मेडिकल नहीं बोलेंगे, पीएफटी और मेडिकल होगा, वो आपका स्टेज 2 होता है। और स्टेज 3 आपका क्या होता है? ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह आपका होता है। ठीक है, तो ये आपका एंड ऑफ अप्रैल, अर्ली ऑफ मई, मतलब अप्रैल मई के पास जाएगा 2024। तो ये आपका पूरा देख लीजिए आपका कब कब डेट होने वाला है। आगे बात करेंगे हम सब लोग एलिजिबिलिटी। उसके पहले वैकेंसी कितनी, इसकी मैंने बताया वैकेंसी थोड़ी सी कम हुई है, थोड़ी नहीं ज्यादा ही कम बोलेंगे। लेकिन देखिए गौर से ना, मतलब और बढ़नी चाहिए थी। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ये बढ़ा के देना चाहिए था, क्योंकि फर्स्ट वाली वैकेंसी तो कम से कम बढ़ा दे। खैर सही है, कम नहीं बोलेंगे, मतलब उससे ज्यादा ही टोटल काउंट करोगे तो पिछली बार से, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद थी। आइए देखेंगे, नाविक जो जनरल ड्यूटी का अनरिजर्व जनरल कैटेगरी से 104 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस का 27 है। जीडी की बात कर रहा हूं, ठीक, जनरल ड्यूटी यानी जीडी की बात कर रहा हूं। 52 आपका क्या हो जाएगा? ओबीसी का है। और आपका 35 एसटी का है, एससी का 42 है। और टोटल 260 वैकेंसी देखने को मिलेगी। आगे बात करेंगे नाविक का जो डोमेस्टिक ब्रांच का, मतलब डीबी। ठीक है, नाविक की 2 होते, जीडी और डीबी। डीबी का 12 अनरिजर्व है, 3 ईडब्ल्यूएस है, ओबीएस 9 है, एसटी 2 है और एससी 4 है। टोटल कितने? 30 है। और यांत्रिक के 3 पोस्ट है, तीनों के लिए आपके पास 25, 20, 15 वैकेंसी निकाली गई। यांत्रिक टेक्निकल पोस्ट होता है बेटा, ये डिप्लोमा वालों के लिए होता है, मैं इस पे अभी बताऊंगा एलिजिबिलिटी को लेकर सबका। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, हमारे बेसिकली यहां पे 3 वैकेंसी निकली है, पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, ये तीसरी वैकेंसी है, 3 वैकेंसी टोटल निकली है। 260 जीडी की वैकेंसी है, 30 आपकी डीबी की है। और बाकी आप काउंट करोगे तो 25, 5, 30, 10, 40, 20, 60, 60 आपकी क्या आ गई? यांत्रिक की आ गई। यांत्रिक की टोटल 60 वैकेंसी है, अलग अलग कैटेगरी वाइज। इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल है, 3 कैटेगरी। ठीक है, आगे बात करेंगे हम सब लोग एलिजिबिलिटी, यानी कौन कौन इसका फॉर्म भर सकता है। तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहले देखेंगे डेट ऑफ बर्थ, जो सभी वैकेंसी के लिए कॉमन है। ठीक है, चाहे आप जीडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डीबी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप उसके यांत्रिक के लिए कर रहे हैं। मिनिमम 18 साल से 22 साल, ये हमारे काम का नहीं, हमारे काम का यहां से स्टार्ट होता है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 1 मई 2002 से लेके 30 अप्रैल 2006 तक होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है 2003 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल हो,
2004 वाले बेटा 100% हो, 2005 वाले सभी एलिजिबल हो। ठीक है, 2004 में कौन कौन एलिजिबल है? जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। ठीक है, आप लोग सभी लोग एलिजिबल हो 2006 वाले। ठीक है, 2006 वाले एलिजिबल हो। और अगर मैं बात करूंगा 2002 की, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर देखेंगे आप सभी लोग एलिजिबल, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपकी एलिजिबिलिटी है। कौन से? 2002 वाले। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2002 है, क्या दिसंबर, ईयर ऑफ बर्थ। ठीक है, ईयर ऑफ बर्थ यानी सन आपका जो जन्म है वो 2002 है, तो देख लीजिएगा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सभी लोग एलिजिबल हैं। और अगर 2006 है तो आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वाले एलिजिबल हो। इसके सिवा बात करेंगे 2003, 2004, 2005 वाले सभी लोग एलिजिबल, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करेंगे एज रिलैक्सेशन को लेके, तो यहां पे एज रिलैक्सेशन बिल्कुल मिलेगा आपको। 5 साल मिलेगा एससी एसटी को और 3 साल मिलेगा ओबीसी को। ठीक है, तो ये आपके सामने एज रिलैक्सेशन भी इसके अंदर इंक्लूड है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री के अंदर किया जाता है। आइए बात करेंगे इसको, नाविक के अंदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, तो वो बच्चे नाविक डीबी का फॉर्म भर सकते हैं, डोमेस्टिक ब्रांच का वो बच्चे भर सकते हैं जो 10वीं पास है। ठीक है, तो जो डीबी वाली वैकेंसी वो 10वीं पास के लिए, जीडी वाली बच्ची वैकेंसी वो 12th पास के लिए, और यांत्रिक वाली आपकी डिप्लोमा वालों के लिए। पहले बता दो, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट ही एलिजिबल है बेटा। ठीक है, मेल कैंडिडेट, वो भी अनमैरिड कैंडिडेट ही एलिजिबल है। ध्यान देंगे, मेल अनमैरिड कैंडिडेट ही इसके लिए एलिजिबल है। डोमेस्टिक के लिए बता दिया आपको 10th पास होनी चाहिए, परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं, आप बस पास होनी चाहिए। ठीक है, नाविक जनरल ड्यूटी, ठीक है, जनरल ड्यूटी यानी जीडी की बात करेंगे तो 12वीं पास होनी चाहिए आपका, और मैथ फिजिक्स होना चाहिए। ठीक है, मैथ एंड फिजिक्स आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। यहां पे इंग्लिश का कोई रोल नहीं, परसेंटेज वगैरह, क्योंकि इंटरव्यू नहीं है। हालांकि बहुत बड़ा बदलाव इसमें हुआ आपकी बार, मैं आपको इस पे बताता हूं, ध्यान से देखेंगे। यांत्रिक देखेंगे यहां पे क्या आपके पास, यांत्रिक के अंदर आपका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक आपका इस पे पूरा होना चाहिए और 10वीं पास होनी चाहिए, जाहिर सी बात। उसके बाद डिप्लोमा। ठीक है, अगर 12वीं के बाद डिप्लोमा किए तो भी होना चाहिए, यही है आपका, कुछ इसमें खास है नहीं। अब यहां पे जो सबसे बड़ा बदलाव इंडियन कोस्ट गार्ड ने इस बार के, जो इसके पहले नहीं होता था, उसको बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहला सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, मैंने अभी तक बात कर ली आपसे कितनी वैकेंसी आई है ना, कौन कौन एलिजिबल है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज। आगे बात करें सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होने वाला है, तो सिलेक्शन प्रोसेस में जब देखोगे ना आप, तो यहां पे एक नया चीज इंक्लूड हुआ, ये जो कि एयरफोर्स का एक पार्ट है, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। इसके अंदर इंटरव्यू होता है एयरफोर्स में, जीडी। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन। यहां पे इंटरव्यू नहीं, मैं पहले बता दूं, इसको इंटरव्यू से कंपेयर मत करिएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डायरेक्टली लिखा है कि भैया OMR के थ्रू आपका ये पेपर लिया जाएगा, जैसे SRT वगैरह होता था उस टाइप से कह रहा हूं ना। तो आपको क्या होगा, आपका रिटन एग्जाम होगा ऑनलाइन, सबसे पहला स्टेज ये है। स्टेज 2 आपका ये पूरा है। ठीक है, असेसमेंट होगा, PFT, मेडिकल, ये तीनों एक ही चीज होगा, एक ही दिन होगा। ठीक है, ये सब एक ही दिन होगा, ये सब बेटा एक ही दिन होगा। और ये जो मेडिकल होता है ये प्री मेडिकल होता है। अगर यहां पे मेडिकली अनफिट आप पाए जाते हैं तो 21 दिन का आपको री मेडिकल का टाइम दिया जाता है, उस 21 दिन के अंदर आप कभी भी जा सकते हैं। और साथ ही साथ इसके बाद एक और मेडिकल होगा आपका INS चिल्का में। ठीक है, जो मेन मेडिकल होगा फाइनल, क्योंकि इसके बाद ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट की जाएगी। तो आपको ये स्टेज 1 दिखेगा, जो कि रिटन एग्जाम ऑनलाइन होगा। अब रिटन एग्जाम की डिटेल में बात करेंगे, जहां पे निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है, ध्यान रखेंगे। ये हमारा स्टेज 2 है। ठीक है, ये हमारा स्टेज 2 है, जहां पे आपको एक असेसमेंट होगा, जो कि वापस से बता दो कोई इंटरव्यू का पार्ट नहीं, ये सिर्फ अफवाह उड़ेगा, कुछ दिन में देखिएगा खूब थंबनेल बनेगा, इंटरव्यू है कि नहीं है, क्वेश्चन मार्क ये वो नहीं है। ठीक है, सुन लेना गौर से। PFT और मेडिकल आपको इससे गुजरना होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट और मेडिकल, ये प्री मेडिकल है। इसके बाद आपका थर्ड स्टेज होगा, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रहेगा, और फिर आपका काम हो गया, यानी कि ट्रेनिंग के लिए बुला लिए जाएंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिएगा, आपका रिटन एग्जाम है और एक एग्जाम और होगा, वो भी सिंपल सा होता है, उसमें परेशान मत होना। आगे बात करेंगे स्टेज 1, यानी जो रिटन होने वाला आपका, ये क्या होने वाला है, यहां पे डीवी का जो रिटन होगा 60 क्वेश्चन होगा, आपको 60 मिनट मिलेगा, 45 मिनट, और 60 नंबर का होगा। ठीक है, 60 क्वेश्चन 60 मिनट का, 45 मिनट का, 60 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहां पे निगेटिव मार्किंग इंडियन कोस्ट गार्ड में नहीं होती है। जीडी की बात करेंगे तो 110 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन में क्या होता है, ये 60 रहता, 50 इनके एक्स्ट्रा आते हैं, बताऊंगा अभी।
75 मिनट मिलेगा, 110 नंबर का रहेगा। यांत्रिक का भी सेम रहेगा, 110 क्वेश्चन 75 मिनट मिलेगा और 110 नंबर का रहेगा। ये आपका होने वाला एग्जाम पैटर्न कैसे होगा, ठीक है। डीवी, जीडी और यांत्रिक तीनों का देख लीजिएगा। आगे बात करेंगे सब्जेक्ट यानी क्या क्या पूछे जाएंगे, तो डीबी का जो सिलेबस है इसको देख लीजिएगा। यहां पे मैथ जो है ये एरिथमेटिक है, ठीक है, एरिथमेटिक मैथ है, 20 नंबर पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन। इंग्लिश आपका 15, साइंस आपका 10th तक वाला साइंस आता है, ठीक है, ये 10th तक वाला आता है, ये आपका 10 क्वेश्चन आ जाता है। रीजनिंग से 10 क्वेश्चन और जीके से 5 क्वेश्चन, ये आपको टोटल मिलके कितने बन जाते हैं, 60 क्वेश्चन। कितने बन जाते हैं बेटा, 60 क्वेश्चन। आप देख लीजिए 60 क्वेश्चन आपके बनेंगे, 15, 5, 20, 10, 30, 10, 40, 20, 60। अब दूसरा जो आपका जीडी का पेपर होगा, ये आप सेम पेपर मतलब ये पूरा आएगा, ये पूरा का पूरा 60 आएगा ही आएगा। इसके बाद आपको 25 मैथ मिलेगा, 25 फिजिक्स मिलेगा, ठीक है, 25 मैथ 25 फिजिक्स देखने को मिलेगा। यांत्रिक का सेम टू सेम ये वाला कॉपी होगा, 60 क्वेश्चन ये आएगा और फिर 50 क्वेश्चन आपके ट्रेड से, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल, आप जिससे भी फॉर्म भरे होंगे, ठीक है, आप जिससे भी फॉर्म भरे होंगे आप सभी का यहां पे आ जाएगा। तो ओवरऑल आप सभी लोग देख सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है, डीबी। आप डीबी का अगर फॉर्म भरते तो इसको देना है, और डीबी का नहीं भरते, जीडी का भरते तो भी इसको देना है, और यांत्रिक में भी इसको देना है। यानी ये आपके लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट रहना चाहिए, 60 क्वेश्चन, ओके। और आपको मजे की बात बताता हूं, जब आप इसका पेपर सॉल्व करने जाओगे ना, टेक्निकल मैथ यहां पे लिखा है 25, लेकिन इससे क्वेश्चन 20-22 ही पाओगे, बाकी 3-4 क्वेश्चन ये अरिथमेटिक मैथ का ही डाल देता है, ठीक है। तो यानी यहां पे इंपॉर्टेंट मैथ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। ये आपका सिलेबस होने वाला है। अब इस सिलेबस को मैं थोड़ा डिटेल में और बात करूं कि क्या क्या होगा, कट ऑफ वगैरह देख लीजिए, फिर इसके बाद हर सब्जेक्ट का बता दे रहा हूं सिलेबस। जो कट ऑफ आपका है डीबी का देखेंगे, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस है, ओबीएस का 30 रहता है आपका, मतलब जो एवरेज बता रहा हूं। 27 आपका एससी एसटी का रहता है, स्टेज 1 की बता रहा हूं। जीडी का जो रहता है 30 नंबर आपका पेपर 1 में होना चाहिए, पेपर 1 यानी कि डीबी वाले पार्ट में। डीबी वाले पार्ट में आपका क्या होना चाहिए, डीबी वाले पार्ट में 30 होना चाहिए, और 20 नंबर किस वाले होना चाहिए, जीडी यानी बोल दीजिए फिजिक्स प्लस मैथ वाले में। जो फिजिक्स प्लस मैथ ये वाला सब्जेक्ट है ना, दोनों ये वाला देखिए, इन दोनों को मिला के 20 नंबर होना चाहिए, और जो ये पेपर इसमें से 30 नंबर आना जरूरी, ओके। ये हमारा अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीएस के लिए कट ऑफ है। एससी एसटी की बात करूंगा तो 27 नंबर का होना चाहिए, 60 में से डीबी वाला जो सिलेबस है, और 17 नंबर आपका मैथ फिजिक्स मिलाकर होना चाहिए। यांत्रिक की बात करूंगा तो सेम वही 30-20 चलेगा, यानी 30 डीबी वाले से जो कि 60 नंबर का होता है, और 20 नंबर आपको 50 नंबर से लाना जो कि आपके सब्जेक्ट का रहेगा। एससी एसटी में वही चीज होता था, 17 और 27, ठीक है। ये आपका हो गया कट ऑफ। अब सिलेबस देख लीजिए, आपका सिलेबस क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो सिलेबस में देखेंगे सबसे पहले आपका साइंस, जो कि कितने नंबर का आता है, 10 नंबर का आता है। 10 नंबर का आपको साइंस देखने को मिलेगा। टॉपिक क्या क्या कवर करता है, नेचर ऑफ मैटर, यूनिवर्स, प्लेनेट, अर्थ, सैटेलाइट, सन, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, फोर्स एंड ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, हीट, टेम्परेचर, मैटर एंड नॉन मैटर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मेजरमेंट इन साइंस, साउंड एंड वेव मोशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये आपका सिलेबस है, आप देख सकते हो, ठीक है। पदार्थ की प्रकृति, ब्रह्मांड, ग्रह, वृत्त, उपग्रह, सूर्य, विद्युत एवं उसका अनुप्रयोग, बल और एवं गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन का गति का नियम, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, गर्मी, तापमान, पदार्थ और द्रवित, कार्बन और उसके यौगिक विज्ञान में मापन, ध्वनि और तरंग गति, और परमाणु संरचना, ठीक है। ये आपका क्या है, सिलेबस है साइंस का। 10 क्वेश्चन यहां से आएंगे। इसके बाद मैथ से बात करेंगे तो यहां 20 क्वेश्चन तो मिनिमम आने हैं, ठीक है, 20 क्वेश्चन तो मिनिमम है, इससे ज्यादा ही आ जाते हैं। जब आप जीडी में काउंट करोगे तो इनके भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहते हैं। जहां पे आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी मिलेगा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि मीन मीडियन मोड हो गया आपका, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, इंटरेस्ट, परसेंटेज, मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, ज्योमेट्री, सिंपल मेंसुरेशन, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, लीनियर इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल्स, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ये आपका क्या हो गया, मैथ का हो गया, जो कि आपका जीडी वाला, ठीक है। मैं अभी जीडी की बात, डीबी की बात कर रहा हूं, सॉरी, मैं डीबी की बात कर रहा हूं, ध्यान रखेंगे। ये आपका साइंस जो कि 10 नंबर का आता है, मैथ आपका 20 नंबर का आता है। इसके बाद जीके आपका सिर्फ और सिर्फ 5 ही नंबर का रोल प्ले करता है, थोड़ा बहुत ऊपर होता है, ये मत सोचिएगा एग्जैक्ट 5, 2-3 क्वेश्चन इधर उधर कर देता है वो। कल्चर एंड रिलीजन हो जाएगा आपका, ज्योग्राफी, सॉइल, रीजन, माउंटेन, पोर्ट हो जाएगा, आइलैंड हो जाएगा, ये आइलैंड हो जाएगा आपके पास, हार्बर हो जाएगा, फ्रीडम मूवमेंट, स्पोर्ट्स, चैंपियंस, विनर, टर्म्स, नंबर ऑफ प्लेयर, और क्या, डिफेंस, वार एंड नेबर, करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट अबाउट इंडिया, हेरिटेज एंड आर्ट्स, डांस, हिस्ट्री, लैंग्वेजेस, कैपिटल एंड करेंसी, नेशनल बर्ड, एनिमल, स्पोर्ट्स, फ्लावर, एंथम, सॉन्ग, फ्लैग, मॉन्यूमेंट्स, एमिनेंट्स, पर्सनैलिटी, कॉमन नेम्स, फुल फॉर्म एंड एब्रीविएशन, अवार्ड एंड ऑथर्स, डिस्कवरीज, डिजीज एंड न्यूट्रिशन। ये आपका जीके का पार्ट हो गया, 5 नंबर यहां से आपका
आता है, ठीक है, कम से कम, इससे ज्यादा ही आता है। जीके की बात करेंगे, हिंदी में आपके सामने ये रहा, अगर आपको इसको लिखना है तो आप फोटो खींच सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि आप हर चीज को ध्यान से देखिए, ठीक है, बाद में भी देख सकते हो बैठ के, काम की बात तो बस सुन लो। इसमें रीजनिंग का आपका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा होता है, मैं पहले बता दूं, मैं वही नोट किया जो अभी मेरे पास मतलब मेरी मेमोराइज में था। नॉन वर्बल भी इसमें अंदर ले लेंगे, नॉन वर्बल भी ले लेंगे, ठीक है, नॉन वर्बल से भी क्वेश्चन देता है, मैं आपको बता दूं, सीटिंग अरेंजमेंट से भी देता है, पजल से भी क्वेश्चन देखा हूं कई बार मैं, बच्चे पूछते हैं, ठीक है, पजल से भी पूछे, और अरेंजमेंट आपका हो सकता है, कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगा, स्पेशल हो जाएगा, न्यूमेरिकल रीजनिंग एंड एसोसिएटेड एबिलिटीज उसके अंदर आ गया खुद ही, सीक्वेंसेज हो गया, स्पेलिंग अनस्क्रैम्बल हो गया, नॉन वर्बल, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, ये पूरा सिलेबस आपका रीजनिंग का हो जाता है, ठीक है। आगे बात करेंगे हम सब लोग इंग्लिश का जो सिलेबस होता है, वहां पे आता है क्वेश्चन आपका करेक्शन ऑफ सेंटेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंस, वर्ब्स, टेंस, नॉन फाइनाइट्स, पंक्चुएशन, सब्स्टिट्यूटिव, फ्रेजल वर्ब्स फॉर एक्सप्रेशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, यूज ऑफ एडजेक्टिव, यूज ऑफ प्रोनाउन, पैसेज, प्रीपोजिशन, सेंटेंस करेक्शन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, ये आपका क्या इंग्लिश का सिलेबस है। इसके अंदर वोकैब वगैरह से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। आगे बात करेंगे हम सभी लोग, अब आते हैं, ये पूरा डीबी का हो गया, ठीक है, डीबी के अंदर हमारा इंग्लिश हो गया, हमारा जीके इंग्लिश रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, हमारा मैथ हो गया और हमारा साइंस हो गया। तो ओवरऑल देखोगे यहां से आपके लगभग सभी चैप्टर कवर कर दिया हमने, मैथ का आपको सिलेबस बता दिया, इंग्लिश का बता दिया, साइंस का बता दिया, रीजनिंग, जीके, तो ये डीबी का सिलेबस आपका एंड हो गया। अब आप सिलेबस देखोगे किसके, मैथ और फिजिक्स, क्योंकि डीबी तो ये सेम है उसका, तो जीडी का सिलेबस में देखेंगे मैथ और फिजिक्स का सिलेबस आप सभी लोग, टेक्निकल मैथ जिसको बोलते हैं, यानी 11th-12th का जो मैथ होता है उसकी बात कर रहे हैं। मैथ देखेंगे आप सभी लोग, तो मैथ का जो सिलेबस स्टार्ट होता है वो 25 से 30 चैप्टर आपके पास कहीं नहीं गए, इसी के आसपास आते हैं। सेट, रिलेशन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज, कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, स्ट्रेट लाइन एंड फैमिली ऑफ लाइन, सर्कल एंड फैमिली ऑफ सर्कल, कोनिक सेक्शन, 3D मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक, ये आपका सिलेबस है मैथ का, जो कि 25 नंबर आपको देखने को मिलेगा जीडी वाले पेपर में, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी वैकेंसी जीडी की है, तो ध्यान देंगे आप सभी लोग। साथ ही साथ फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में आपको सिलेबस देखने को मिलेगा, मेजरमेंट, मोशन एंड फोर्स, वर्क, एनर्जी एंड पावर, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन मोशन, ग्रेविटेशन, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हीट एंड काइनेमेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, ऑस्किलेशन एंड वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, न्यूक्लियस एंड रेडियोएक्टिव, और क्या मॉडर्न फिजिक्स, ये आपका सिलेबस कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा फिजिक्स का। तो आप सभी लोग देख सकते हैं पूरा सिलेबस भी मैंने आपको इसमें बता दिया। तो ओवरऑल इस वीडियो के अंदर आपको लगभग सब कुछ कवर हो गया। एलिजिबिलिटी जिसपे मैंने बता दिया, मेल कैंडिडेट, अनमैरिड, और डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको बता दिया, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद आता है नंबर ऑफ वैकेंसी, वो भी मैंने शुरू में बता दिया, आप पीछे वीडियो करके देख सकते हैं अगर बाद में ज्वाइन हुए तो। उसके बाद आपका पेपर कैसे होता है, सिलेक्शन प्रोसेस, आपको सबसे पहले फॉर्म भरना होगा ऑनलाइन, फिर आपका ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा जो कि स्टेज 1 कहलाएगा, फिर उसका रिजल्ट आता है, फिर स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, जहां पे असेसमेंट अब की बार नया चीज इंक्लूड किया गया है, और जहां पे कुछ और नहीं, बस एक ओएमआर पेपर होगा जिसको आपको सॉल्व करना होगा, और बहुत ही सिंपल, मतलब जनरल चीजें पूछता, बहुत वैसी चीज नहीं, एसआरटी टाइप का, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जिसको बोलते हैं, इसको हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। कोई इंटरव्यू अभी भी इंक्लूड नहीं किया गया, पहले बता दूं। फिर इसके बाद आपको फेज 2 में ही आपका पीएफटी यानी फिजिकल हो जाएगा, और आपका साथ साथ मेडिकल भी हो जाएगा, ओके। अब बात करते हैं फिजिकल वगैरह में क्या क्या चीज होती है, क्योंकि हमें अभी तक रिटन का कवर किया, रिटन हमारा कवर हो गया, इतने में आप पास हो जाओगे, फिर आपको बुलाया जाएगा सेकेंड फेज के लिए, और सेकेंड फेज हमारा क्या स्टार्ट होता है, रिटन से, जो कि आपका क्या हो जाएगा, फिजिकल से। फिजिकल अब आपको 1600 मीटर दौड़ना है, कितने में, 7 मिनट में, ठीक है, लड़कों के लिए सिर्फ 1600 मीटर दौड़ना है 7 मिनट के लिए, 20 आपको स्क्वाट मारना और 10 आपको पुशअप मारना, ये लड़कों के लिए फिजिकल हो गया, पीएफटी, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। मेडिकल के क्या चाहिए आपको, मेडिकल के लिए आपको हाइट जो चाहिए वो मिनिमम 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट आपका प्रोपोर्शन चलता है हाइट वेट का, उसका हाइट का ही, एज का, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए, वेट आपका चलता है 10% एक्सेप्टेबल होता है, वेट और हाइट का रेशियो पे वीडियो में बना चुका, आप सर्च कर लोगे मिल जाएगा, या वीडियो वाले सेक्शन में जाओ अभी मिल जाएगा आपको, ठीक है। हियरिंग आपका नॉर्मल रहना चाहिए, फिटनेस लेवल आपका नॉर्मल रहना चाहिए, कोई बीमारी वगैरह नहीं रहना चाहिए, कोरोनियल सर्जरी नहीं चलेगा, और परमानेंट टैटू भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये आपका कहीं ना कहीं मेडिकल है। अब इसके बाद जब आप इसमें ज्वाइन हो जाओगे, आप रिटर्न निकालिए, आप स्टेज 2 निकालिए, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। इसके बाद जब आपको बुलाया जाएगा फाइनल के लिए, जब ज्वाइनिंग के लिए, डॉक्यूमेंट वगैरह पे वीडियो अलग से कर दूंगा, क्या क्या चाहिए होगा, जब फॉर्म आएगा तब बताऊंगा। देखिए
जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आपको काम क्या करना होगा, यानी जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल की बात करेंगे तो देखिए जीडी वाले जो बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, इंस्टेड द सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल आइलैंड। देखो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, कोस्ट गार्ड क्या होता है, सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए काम आता है, हमेशा डिफेंसिव काम करता है। नेवी कोस्ट गार्ड में ये अंतर होता है, इंडियन नेवी हालांकि प्रोसेस सब कुछ वही है, ऐसा नहीं कि इंडिया आप अलग से कोई ट्रेनिंग लोगे, आप अलग जगह पोस्ट होगे, नहीं, आप भी वही ट्रेनिंग लोगे जहां नेवी वाले लेंगे, ठीक है, उसमें कोई अंतर नहीं होता, सेम टू सेम आप प्रोसेस फॉलो करते हो। नेवी पुराना हमारा है डिफेंस सिस्टम, उसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड को बनाया गया था ताकि जो सी शोर है, जितने समंदर के इलाके उनको सुरक्षित करे, मतलब डिफेंसिव मोड में है। जैसे आर्मी बीएसएफ को समझते हो आप, बीएसएफ को हमेशा बॉर्डर पर रखा जाता है क्योंकि वो संरक्षा करने काम आते हैं, डिफेंसिव मोड में रहते हैं। आर्मी अटैकिंग मोड में रहता है, आर्मी जा रहा है मतलब युद्ध होगा, अब मारेंगे, तो वैसे नेवी का मतलब युद्ध हो रहा है, नेवी जा रहा है, वरना कोस्ट गार्ड पूरा संभालता है, ऐसा सिस्टम है ना। तो आप क्या करोगे, आप प्रोटेक्ट करोगे किसका, आर्टिफिशियल आइलैंड, हमारे जो है टर्मिनल वगैरह, इंस्टॉलेशन वगैरह जो भी है। एनफोर्समेंट मैरिटाइम जोन एंड इंडिया एक्ट आपके पास जो भी है, मतलब कि हमारा जो खनिज पदार्थ वाले जितने भी एरिया उन सभी को प्रोटेक्ट करो। प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड असेसमेंट ऑफ फिशरमैन, यानी कि जो मछुआरे वगैरह रहते हैं उनका प्रोटेक्शन करना आपको, उसे प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ आवर मैरिटाइम एनवायरमेंट इंक्लूडिंग प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मरीन पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूशन वगैरह मरीन के कंट्रोल करना, ये आपका मतलब अच्छी खासी जिम्मेदारी रहती है। हथियार वगैरह भी चलाना आप लोग सीखते हो, ठीक है। अब जो डीबी होती है कुक, डीबी के अंदर दो वैकेंसी होती है, कुक और स्टेवर्ड। कुक का मतलब वही खाना बनाने का काम आपका रहेगा, स्टेवर्ड का मतलब आपको सफाई करना है, मेस वगैरह को संभालना, ठीक है। ये आपका डीबी की वैकेंसी हो जाएगी। यांत्रिक की वैकेंसी आपका टेक्निकल पोस्ट होता है, मेंटेनेंस वगैरह करना, ठीक है, उसमें कुछ ऐतराज नहीं होना चाहिए। आगे बात करेंगे जो सैलरी होती है, ये मिनिमम बेटा, इसके ऊपर से आपको ये मतलब मिनिमम इन हैंड आना तय है, इससे ज्यादा आपको अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं और बढ़ती है। तो डीबी की जो सैलरी 21,700 के आसपास, 21,700, ये मिनिमम मतलब इतनी नहीं मिलती है, आप ये मान चलेगा, इससे सैलरी काफी अच्छी होती है। ये तो जो मतलब बोल दे बेस पे जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो है। और यांत्रिक का 29,200 आपकी है, ठीक है, ऑफिशियली है। आगे बात करेंगे अदर बेनिफिट में, आपको वही चीज मिलेगा, फ्री रोटेशन, क्लॉथिंग एज पर, वही मतलब जितने भी आपके पास जितने डिफेंस सिस्टम के पास डिफेंस पर्सनल को मिलते, वो सारी चीजें आपको बेनिफिट मिलेगी। तो मेरे हिसाब से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा इस वीडियो के अंदर कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपको किसके थ्रू गुजरना, सिलेबस क्या क्या पढ़ना, सब कुछ। अब जब आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको एक बात समझ में आ गया होगा कि इसका जो सिलेबस है ना बहुत लेंदी है ना, सिलेबस बहुत लेंदी है। और सिलेबस अकेले आपके बल का नहीं होगा कवर करना, क्योंकि भाई साहब 5 तो सीधे सीधे डीबी में आ जाता, 2 जीडी में, मतलब 7 सब्जेक्ट। तो हम आपकी हेल्प करेंगे बेटा, बहुत ही जबरदस्त हमारा बैच लॉन्च हुआ, रक्षक बैच, और क्या जबरदस्त हमारी प्लानिंग स्ट्रेटेजी आप देखोगे ना। जब भी बैच आना होता है 10 से 15 दिन पहले हमारा बैच लॉन्च होता है, नोटिफिकेशन आना तय है। जब मैं ये लॉन्च किया था नोटिफिकेशन, तभी बोला था कि 10-15 दिन में वैकेंसी आएगी, तैयार हो जाओ। और जो बच्चे जुड़ गए तभी पढ़ रहे हैं, हालांकि क्लासेस अभी प्रॉपर तरीके से मंडे से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो जो भी बच्चे नहीं जुड़े, जुड़ जाएंगे। 4 सितंबर से मान के चलेगा इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। 4 सितंबर से बेटे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, आप सभी को ध्यान रखेंगे। दिसंबर तक आपका एग्जाम है, तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं मानते हैं, तो 4 सितंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट है। रक्षक बैच से जुड़ सकते बेटा, ये आपका एग्जाम पूरा ऑफिशियल ऐप पे मिल जाएगा, ऑनलाइन कोर्स है। इसके अंदर हम लोग रिटन तैयारी कराते पूरा, और फेज 2 में जो आपका असेसमेंट आया उसको भी करवाएंगे। आपको लाइव क्लासेस हम लोग लेते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग फॉर्म भी अवेलेबल रहता है, बाद में भी देख सकते हो आप। क्लासेस का पीडीएफ आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ मिलता है, हम प्रैक्टिस भी कराते हैं, मतलब हर एक चीज आपकी तैयारी कराते हैं। अगर इस बैच में आप जुड़ते हो ना, तो इंडियन कोस्ट गार्ड में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने का रिकॉर्ड है। इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड दोनों में हमारे सिलेक्शन का कोई भी तोड़ नहीं, कहीं भी आसपास नहीं है। आप जब एग्जाम आता है तो एग्जाम टाइम में देख लिया करो बच्चों का सपोर्ट, या फिर जिस दिन रिजल्ट आता है, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है इंडियन कोस्ट गार्ड का। तो मतलब एक तरफा माहौल खेलते हैं हम लोग, क्योंकि यहां पे ना आपको कंबाइंड टीम मिलती सभी सब्जेक्ट के, ठीक है, और एक्सपीरियंस टीचर। काफी साल हो गया यूट्यूब पे पढ़ाते पढ़ाते, सबसे पुराने में काउंट करोगे तो पहले दूसरे पे तो आ ही जाएंगे ना। तो आपको ना बहुत ही एक्सपीरियंस टीम मिलेगी, बहुत मजा आएगा अगर आप रक्षक बैच से जुड़ते हो। इस बैच के अंदर ना आपको जीडी और डीबी दोनों की तैयारी कराई जाएगी, आपको अलग अलग नहीं लेना। यांत्रिक नहीं बेटा, मैं पहले बता दूं, यांत्रिक की क्लासेस नहीं चलती, सिर्फ जीडी डीबी की है। ये जो हमारा बैच है जीडी डीबी के लिए, आप सभी को कोड लगाना होगा डिफेंस 60, ठीक है। एग्जाम पूरा ऑफिशियल ऐप पे मिल जाएगा, ये 999 में, 999 में मिलेगा। आपको कोई भी दिक्कत है, बैच से रिलेटेड क्वेरी है, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हो। बैच से जुड़ जाओ, सच बता रहा हूं, इंडियन कोस्ट गार्ड में धुआं काट देंगे। रिकॉर्ड रहा है, कोई बच्चा इंडियन कोस्ट गार्ड का कभी पढ़ा, उससे पूछना कि कैसा पढ़ाते, एग्जाम में पेपर कैसा आता, सेम टू सेम छापते हैं। तो आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी, मतलब ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर और वीडियो चाहिए, आपको कोई डाउट है तो आप एक बार कमेंट कर देना, मैं इस पे और डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।